हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 9। किसे खबर थी कि ये वाकया भी होना था, कि खेल खेल में एक हादसा भी होना था। नया महीना आ गया था। छात्र अब अपने काम के नेताओं को पहचानने लगे थे। छात्र नेता भी इतने दिनों में अपने सुनिश्चित वोटों का अंदाज़ा लगा चुके थे। उनका कार्य अब अनिश्चित वोटों को अपनी ओर खींचना था। इसी कारण संजय की नज़र भी छिटक रहे वोटों पर थी। इनमें से एक धड़ा शहर में रहने वाले लड़कों का था, जिनके लिए संजय ने विशेष रूप से बिरजू को काम दे रखा था। बिरजू अपने क्लास के बाद शहर भर में लॉजों, हॉस्टलों तथा किराए पर रहने वाले लड़कों का पता लगाता और अगले हफ्ते संजय रफीक के साथ जाकर उन लड़कों से मिलता, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करता। आज भी बिरजू इसी वजह से बाहर था और जब कुंवर सिंह चौराहे की ओर से चला तो उसने ठीक चौराहे पर जमी भीड़ देखी। भीड़ मुद्रित थी। जाहिर था कि कोई मजमा लगा था। सामने जाकर देखा तो पाया कि डाक साहब एक ठेले पर खड़े हाथ में माइक की लंबाई की एक लकड़ी लिए भाषण दे रहे हैं। भीड़ के पास उनके भाषण का ना सिरा था न संबंध। भीड़ के लिए ये एक पागल का प्रलाप था। डाक साहब को इससे फर्क भी नहीं था। वे जारी थे। हर आम व खास तक ये बात पहुंचने की गुलाम कादिर खान लाल किले से फरार हो गया है, बादशाह के महल से। क्या ये काम बिना किसी भीतरघात के संभव है? नहीं मेरे प्यारों, संभव ही। उसने किसी को ज़रूर फांसा है। कोई शहजादी, कोई बेगम, कोई ख्वाजासरा। बादशाह तो पता लगाएंगे ही। आप सब भी चौकन्ने रहें, अपने अपने घर पर नज़र रखें। गुलाम कादिर की अब शैतान से दोस्ती है। वो लौटेगा, ज़रूर लौटेगा। डाक साहब अभी अपना कहना जारी ही रखते कि तभी किसी शैतान बच्चे ने उनकी ठेला गाड़ी को धक्का दे दिया। डाक साहब ठेले पर गाड़ी सहित हाँ हाँ करते सड़क पर दूर तक टहल गए। लड़कों ने तालियां बजाईं और बिरजू मन ही मन धुर पागल कहकर कार्यालय की तरफ बढ़ा। वह दरअसल कुछ परेशान सा था। उसके मन में कोई असमंजस था जिसे वह कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज कुछ ऐसा भी हुआ था जिसने उसकी परेशानी और बढ़ा दी थी। इसी उधेड़ बुन में वह कार्यालय पहुंचा। कार्यालय में केवल रफीक था और झाड़ सफाई कर रहा था। बिरजू ने रफीक से झाड़न लेते हुए कहा, भैया, एक बात बहुत दिन से अटकी पड़ी है। सोचते हैं कैसे बोलें, लेकिन नहीं कहे तो अपराधी होंगे। तुमको भी प्रेम हो गया है क्या? अरे बजरंग बली का नाम लीजिए भैया, ये अला बला हमसे दूर रहे तो ठीक। फिर कौन सी बात है कि तालू चिपक रही है तुम्हारी? भैया, हमसे गलती भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बताना हम ज़रूरी समझते हैं। अरे साले, बफरिंग में फिल्म मत दिखाओ, सीधे कहो, रफ़ीक ने ऊबते हुए कहा। भैया, उस दिन जो हम और नसीम भाई सुरहा ताल से अनुपमा को उठाए थे ना? हाँ तो आपको याद है, उसके साथ एक लड़की भी थी। हाँ तो वो लड़की ज्योति थी। कौन? अपनी छोटकी? हाँ भैया, सवेरे सवेरे चीलम लगा लिए हो। आप जानते हैं भैया, हम हनुमान जी के भक्त हैं। शिव जी से पटरी नहीं बैठती हमारी। ये बात हम आज तक इसलिए नहीं कहे क्योंकि उस दिन बहुत दूर से देखे थे। हमको शक ही था, मगर आज जो संजय भैया आनंद होटल की तरफ भेजे थे ना, तो वहीं उनको फिर देखे।
दोनों होटल के रेस्टोरेंट में घुस रहे थे। लड़का वही था, अनुपम नेता। पक्का? रफीक को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भैया, वही। इस साले को उसी दिन मेमना बना देना था। गलती हुई, बैठो पीछे। कहते हुए रफीक ने कार्यालय में जल्दबाजी से ताला लगाया, मोटरसाइकिल उठाई, बिरजू को पीछे बैठाया और गाड़ी फिर आनंद होटल की ओर मोड़ ली। आनंद होटल ज़्यादा दूर न था। आनंद होटल पहुंचकर उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। बाहर से ही बिरजू ने उसे इशारे से बैठे ज्योति और अनुपम को दिखा दिया। बिरजू को बाहर ही खड़े रहने की ताकीद के साथ रफीक भीतर घुस गया। उसको भीतर घुसते देखकर ही ज्योति भयभीत हो गई। उसने फौरन दुपट्टे से अपना सिर ढक लिया, मगर इसका कोई फायदा न था। देर हो चुकी थी। रफीक सीधा उन्हीं के पास पहुंचकर 4 कुर्सियों में से एक खाली पड़ी कुर्सी खींचकर बैठ गया। ज्योति उसे देखकर भय से पीली हो गई और अनुपम उस वातानुकूलित होटल में भी पसीने से तर हो गया। छुटकी, बिरजू बाहर खड़ा है, घर जाओ। रफीक के कहते ही ज्योति उठ खड़ी हुई, साथ ही अनुपम भी उठ खड़ा हुआ। रफीक ने उसके बाँह का गट्टा पकड़ लिया और कहा, आप बैठिए नेताजी, आपसे कुछ मशविरा करना है। छोटकी, तू जा बच्ची। नहीं, हम नहीं जाएंगे, ज्योति ने लगभग आंसू घोटते हुए कहा। क्यों? रफीक ने धीमी आवाज में ही पूछा। ये भी जाएंगे, ज्योति ने अनुपम की ओर इशारा करते हुए कहा। हमने कही ना, हमें इनसे कुछ बात करनी है, तू जा। नहीं, आप इन्हें फिर से। ज्योति कहते कहते रुक गई। हालांकि ज्योति की अधूरी बात रफीक समझ गया। उसे हंसी आ गई। उसने अपने ललाट पर हाथ रख लिया और जब सिर उठाया तो अनुपम की ओर देखते हुए बोला, नेताजी, कुछ तो पर्दा रखा कीजिए। पिटने पिटाने की बातें भी आप बेपर्दा कर देते हैं। कहकर वे ज्योति की ओर मुखातिब हुआ और कहा, अच्छा, मैं बस बात करूंगा, तू जा तो सही। रफीक ने फिर कहा। नहीं, आप मुझे लेकर चलिए, तब चलूंगी। ज्योति ने जिद ठान ली। वे वैसे ही रफीक से मुंह लगी थी। कितना बोल रही है? नेताजी, आपकी मोहब्बत का असर है। अच्छा चल, मैं ही छोड़ दूं तुझे। कहते हुए रफीक उठा और बाहर निकल आया। ज्योति उसके आगे आगे चली। अनुपम रेस्टोरेंट में ही बैठा रहा। रफीक ने उतरते समय ही बिरजू को इशारा किया तो बिरजू रेस्टोरेंट के भीतर घुस आया। उसे देखकर अनुपम थोड़ा और असहज हुआ। बिरजू ने ठीक उसके सामने बैठकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी उंगलियों में चम्मच डालकर अपने हाथ से दबाव बढ़ाने लगा। नेताजी, घर की लड़की है हमारी। पहली दफा नहीं कह पाए थे, इसलिए आखिरी दफा कह रहे हैं। सुरक्षित दूरी बनाकर रखिए उससे, नहीं तो बजरंग बली माफ करें, अच्छे आप भी हमको बहुत लगते हैं। भोग लेंगे किसी रोज। कहते हुए बिरजू ने चम्मच का दबाव कम कर दिया और उठ खड़ा हुआ। उठते हुए उसने जरा ऊंची आवाज में ही कहा, और ये मूछ वूछ बढ़ाइए, गुड़िया और गुड्डे में कुछ तो फर्क लगे। कहकर बिरजू तो निकल गया, मगर रेस्टोरेंट के वेटरों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। अनुपम ने ये अपमान महसूस किया। युवा अवस्था और प्रेम का अन्योन्याश्रय संबंध है। इस अवस्था में प्रेम अछूता रह जाना तपस्या है और तपस्या सबके बस की बात नहीं। प्रेम स्त्री और पुरुष दोनों पर एक समान भाव से तारी होता है। बस प्रेम के जग जाहिर होने का प्रभाव दोनों पर अलग अलग होता है।
पुरुष ऐसी स्थिति में बात को जहां हंसी में निकाल सकता है, वहीं अंतर्मुखी और संकोची स्त्री भी ऐसी स्थिति में वाचल हो जाती है। कारण ये है कि यदि प्रेम है तो वे पुरुष के लिए हंसी का विषय हो सकता है, स्त्री के लिए नहीं होता। यही कारण था कि ज्योति भी आज वाचल ही थी। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए ही रफीक ने ज्योति से पूछा, क्या चल रहा है ये? क्या मतलब क्या चल रहा है? ज्योति ने और भी टेढ़ा कहा। बनेगी स्मार्ट, चलती गाड़ी से ढकेल देंगे, सिर का तरबूज हो जाएगा। सीधा मन से बताओ क्या चल रहा है? क्यों, आपके मुखबिर ने नहीं बताया? शहर भर की आंखों में तो कैमरा लगाए हैं यहाँ। हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, आप शक कर रहे हैं हम पर, ज्योति ने बेलाग कहा। हम बस पूछ रहे हैं, रफीक ने नरम होकर कहा। अनुपम नाम है इनका, ज्योति ने कहा। कुंडली हम जानते हैं, जो पूछे वो बताओ, क्या है ये सब? हाँ, पीट चुके हैं तो जानिएगा ही। सीधे सादे लोगों पर जोर चलता है आप लोगों का। और सुनिए, आप सभी का दिमाग एक ही तरफ चलता है। अरे उनके पापा टाउन प्लान में हैं, हमें टाउन प्लानिंग में 1 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए उनसे बात कर रहे थे, ज्योति ने कहा। टाउन भी प्लान से बनता है क्या? पढ़ाएगी हमको? रफ़ीक की परेशानी अब बदल गई थी। और क्या? ज्योति ने मुंह बिचकाते हुए कहा। किस देश में? हमारे यहाँ बलिया में तो भाला है तो ढाला तक ज़मीन खींच लो, हो गया प्लानिंग। बस कभी बलिया से बाहर का मत सोचिएगा। नहीं रे, बाहर का क्या सोचना, गंगा जी यहीं हैं, सरयू जी यहीं हैं, पीर फकीर बाप दादा हमारे सब यहीं हैं। हमें तो जाने दीजिएगा बलिया से बाहर कि वो भी नहीं? ज्योति ने पूछा। पढ़ाई कर, पढ़ाई के लिए जहाँ जाना है जा, जो चाहिए होता है हमसे बोल, हम बात कर लेंगे। समझ ले कि ये पहली और आखिरी दफ़ा था, नेता को पता चल जाए तो। रफ़ीक ने कहा। कौन बोलेगा? ज्योति ने मुंह बनाते हुए पूछा। हम बोलेंगे, और कौन बोलेगा? ठीक है, बोल दीजिए, पढ़ाई छुड़वा दीजिए हमारी। पढ़ती हुई लड़की घर भर के किस्से देखी जाती है। कहते हुए ज्योति के सुबकने की आवाज़ आने लगी। रफ़ीक ने गाड़ी धीमी की और फिर कहा, अरे कहा तो नहीं कहेंगे, बस अब रोना बंद कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई इस तरह देख लेगा तो क्या सोचेगा? वकील साहब की इज्जत है, नेता की अध्यक्षी है, समझी? क्लास की लड़कियों से संजय को वोट देने के लिए कहा कर। कहते हुए रफ़ीक ने गाड़ी रोक दी। ज्योति को ऑटो स्टैंड थोड़ी दूर पर था, वहां छोड़ दिया। हमें पढ़ने दीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स प्रचार आप लोग ही कीजिए। कहते हुए ज्योति आगे बढ़ गई। उसने राहत की सांस ली कि बात ज़्यादा नहीं बिगड़ी। गांव जाने वाली ऑटो आगे ही लगी हुई थी, वह उसमें बैठ गई। ऑटो के चलते ही उसने ऑटो की साइड मिरर में देखा, पीछे धीमी रफ्तार से रफ़ीक की मोटरसाइकिल एक निश्चित दूरी बनाए हुए चल रही थी। वह जानती थी कि रफ़ीक उसे गांव तक छोड़े बिना नहीं लौटेगा। उसने मिरर से आंख हटाकर मोबाइल की स्क्रीन में घुसा ली और अनुपम को ही कॉल लगाया। कहाँ हैं? ठीक तो है ना? ज्योति ने फ़ोन लगाते ही पूछा। हाँ ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? अनुपम ने उधर से कहा। गांव जा रही हूँ ऑटो में। रफ़ीक भाई पीछे पीछे ही हैं, ज्योति ने कहा। तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, शादी तो करेंगे ना तुम्हारी, या घर पर ही सहेजेंगे? अनुपम ने हंसते हुए कहा। वो तो अच्छा हुआ संजय भैया नहीं थे, वरना तो। ज्योति ने अधूरी बात में ही अपना डर जताया। घबराओ मत, कुछ सोचता हूँ, अनुपम ने कहा और फिर फ़ोन रख दिया।
ज्योति भी थोड़ी देर में गांव के ढलान पर उतरकर घर की ओर चली गई। मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। मुअज्जिन साहब भी तैयारी कर ही रहे थे कि उन्होंने रफ़ीक को बेतहाशा भागते हुए देखा। 2 बार खांसकर उन्होंने अपनी इस उपस्थिति का परिचय दिया, मगर तब तक रफ़ीक कासिम बाज़ार छोड़कर अधिवक्ता नगर की ओर बढ़ चुका था। वकील साहब के घर के ठीक बाहर रुककर उसने संजय को आवाज़ लगानी चाहिए, मगर गले से कुछ भी ना निकला। वह दौड़ते दौड़ते निढाल हो चुका था। उसने थोड़ी देर अपनी सांस को संयत किया और फिर दोनों हथेलियों को मुंह से लगाकर चिल्लाया, नेता। सर्दियों के सन्नाटों में आवाज़ दूर तक जाती है और वकील साहब तो पहले कमरे में ही सोते थे। संजय तब तक पहले कमरे से होता हुआ नीचे उतरा। वकील साहब उठकर बैठ गए। नमाज पढ़ने जा रहे हैं क्या? वकील साहब ने तंज किया। संजय एक दफ़ा जवाब देने के लिए ठिठका, मगर कुछ सोचकर आगे बढ़ गया। नीचे उतरा तो देखा कि रफ़ीक अब भी कमर पर हाथ दिए आधा झुककर हाँफ रहा था। मियाँ क्या हुआ? आधा झुके भी हो और हाँफ भी रहे हो, कोई ले लिया क्या तुम्हारा? रफ़ीक मजाक की स्थिति में नहीं था। वह घुटनों पर हाथ दिए हाँफता ही रहा। वैशाली चौक गए थे क्या? संजय ने फिर मजाकिया लहजे में कहा, जिसका रफ़ीक ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। सांस संयत होने से भी पहले उसने टूटती आवाज़ में कहा, ज्योति भाग गई। हाँ तो भागने दो, तुम्हारा धर्म क्यों संकट में आ गया? प्यार है, तुमको क्या समस्या है? संजय ने सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा। समस्या ये है कि वो सुजान सिंह की लड़की है। रफ़ीक ने घुटनों पर हाथ रखे हुए हाँफते हुए ही कहा। नाम सुनते ही संजय झटके में से ऐसा खड़ा हुआ जैसे उसका पाँव किसी अंगारे पर पड़ा हो। चाचा, संजय बस इतना ही कह पाया। हाँ चाचा, मतलब अपनी छुटकी। संजय को विश्वास करने में समय लग रहा था। हाँ अपनी ज्योति, रफ़ीक ने फिर कहा। नहीं मियाँ, अभी कल तो गांव गए थे, खीर पूड़ी खिलाई भाई, गलतफहमी है कोई। संजय ने इस विश्वास से कहा कि रफ़ीक भी शायद हाँ कह दे। रफ़ीक ने जब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो संजय ने फिर कहा, गलतफहमी है ना? रफ़ीक ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। संजय जानता था कि रफ़ीक ऐसे मामलों में मजाक नहीं कर सकता। उसने बात की गंभीरता समझी तो उसके होश बेकाबू हो गए। वह फौरन मोबाइल में नंबर ढूंढने लगा। क्या कर रहे हो? रफ़ीक ने पूछा। सुजान चाचा से पूछ लें ज़रा, संजय ने मोबाइल नंबर ढूंढते हुए ही कहा। पागल हो, माँ बाप को बात पता होती तो निकलती कैसे? अभी पूछोगे तो और परेशान हो जाएंगे, रफ़ीक ने फ़ोन उनसे लेते हुए कहा। संजय को बात ठीक लगी। उसने परेशानी में ही अपने बालों को खुजलाते हुए पूछा, कौन? लड़का कौन है? अनुपम राय, रफ़ीक ने छोटा सा जवाब दिया। नेता अनुपम राय? संजय ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। हाँ वही। तो तुमको न्योता देने आए हो? तमंचा कहाँ है? संजय ने गुस्से से चिल्लाते हुए रफ़ीक से कहा। तमंचे से काम होता तो काम हो गया होता नेता। घर की लड़की बाहर है घर से। शाम है तो बात दबी है। जितना फैलोगे उतनी फैलेगी बात। सुबह तक घर लाना है उसे, और वह तमंचे के ज़ोर से नहीं होगा। शांत हो जाओ। स्टेशन पर भेजो किसी को? संजय ने वहशत में ही पूछा। बिरजू है वहाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रेन से नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल चलो, वहाँ देख लेते हैं। ऐसा नहीं करेगी भाई, कभी उसको देख के ऐसा लगा नहीं ना? फिर चलो हॉस्पिटल चलो। संजय को खुद को ही दिलासा देते हुए देखकर रफ़ीक ने उसकी ओर मुड़कर उसके चेहरे को अपने हथेलियों के बीच लिया और कहा, भैया हमारी बात सुनो, छोटकी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, वो भाग गई है। यही ना?
हमको यकीन नहीं है और तुमको इतना यकीन क्यों है? संजय खिंचते हुए चिल्लाया। मगर थोड़ी ही देर में शांत होकर फिर पूछा, तुमको कौन बताया? उज़्मा, रफ़ीक ने कहा। और उसको? छोटकी ही बताई होगी, रफ़ीक ने कहा और फिर चुप हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने फिर कहा, माँ ने आज जब मेरी उज़्मा से बात हो रही थी तो गलती से उसके मुंह से निकल गया। हम सख्ती किए तो बताई कि ज्योति और अनुपम आज शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? माने कोई खेल चल रहा था क्या? ठीक है, शादी कर लेगी, लेकिन भाग के क्यों? अरे घर में कही तो होती, कोई मना तो किया होता। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, किसी से कुछ कही होती। संजय खुद में ही बुदबुदाया। मुझसे कहा था, रफ़ीक ने धीमे से ही कहा। मतलब? तुमको पता था? संजय ने फिर आंखें चौड़ी की। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही। तो हमको क्यों नहीं बताई? घर वालों को ऐसी चीज़ कैसे बताएगी? और हो सकता है कि लड़के ने मना किया हो। लड़का क्यों मना करेगा? और उसको मना करने से ये मान भी जाएगी? क्योंकि लड़के को शादी ही नहीं करनी, तो क्या करना है? बदला लेना है। छाती में छेद करेंगे साले के, संजय ने कहा। अभी वह कुछ और कहने ही वाला था कि रफ़ीक का फ़ोन घनघना उठा। उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर जल्दबाजी में कुछ कहा गया। उससे भी जल्दबाजी में रफ़ीक ने फ़ोन रखा और संजय से कहा, गाड़ी पर बैठ, लौंडा झुन्नू भैया की आवाज़ पर दिखा है। झुन्नू भैया? संजय ने आश्चर्य से पूछा। उसी का किया धरा है सब, वरना हम जानते हैं उस लौंडे में इतना बारूद नहीं है। कहते हुए रफ़ीक ने नसीम को फ़ोन लगाया और पूछा, कहाँ पहुँचे? मांझी पुल पर आ गए भैया। हाँ, अभी तक कोई सवारी ऐसा नहीं निकला जिसमें लड़का लड़की साथ हो। अनुपम नेता को तो पहचानते हैं, छोटकी को पहचानने में दिक्कत हो सकती है, नसीम ने कहा। अनुपम नहीं होगा, वो जिले में ही है। कोई और लड़का होगा या अकेली लड़की भी हो सकती है। टोपी डाल सिर पे और सुन, नकाब, हिजाब और बुर्के में भी कोई निकलना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत आए तो मांझी के ही शकूर मौलवी हैं, उनसे बात कर लेना, रफ़ीक ने गाड़ी चलाते हुए ही कहा। मौलवी साहब साथ में हैं भैया, आप बेफिक्र रहिए। छोटकी आबरू है हमारी, गंगा पार नहीं जाएगी, नसीम ने कहा। रफ़ीक ने फ़ोन काटा और गाड़ी झुन्नू भैया की आवाज़ के पास रोक दी। झुन्नू भैया की आवाज़ पर आज थोड़ी ज़्यादा ही चहल पहल थी। घर में झुन्नू भैया की छोटी बिटिया का जन्मदिन था। शहर के सारे नामचीन लोगों को निमंत्रण था। हालांकि अभी मेहमान आने शुरू नहीं हुए थे, फिर भी झुन्नू भैया लॉन में बैठे सारी तैयारियां देख रहे थे। उनके साथ उनके कारिंदे भी लगे हुए थे। बाहर जब गेट पर संजय की दरबान के साथ बकझक हुई तो आवाज़ भीतर तक पहुंची। झुन्नू भैया इसी इंतज़ार में थे कि एक कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। उन्होंने हाथ के इशारे से दरबान को दोनों को भीतर भेजने का इशारा किया। संजय और रफ़ीक एक साथ भीतर दाखिल हुए। रफ़ीक मौका और मामला दोनों समझ रहा था, इसलिए उसने पीछे रहकर संजय को ही आगे जाने का इशारा किया। संजय को आता देख झुन्नू भैया ने कहा, अरे आओ आओ संजय, बहुत दिनों बाद दिखे। संजय उनके पास पहुंचकर झुका और पांव छूते ही फिर खड़ा हुआ। और कहो, बात तो नहीं मानी तुम हमारी, अध्यक्षी उठ ही रहे हो। झुन्नू भैया ने रफ़ीक को घूरते हुए संजय से कहा। संजय चुप ही रहा। कहो, क्या आज्ञा है? अपना कैंडिडेट बिठा दें, झुन्नू भैया ने तंज में कहा। बहन हमारी घर नहीं आई है, संजय ने झुन्नू भैया की बात को अनसुना करते हुए कहा। अरे, किसी सहेली के यहाँ कित-कित खो खो खेल रही होगी, परेशान ना हो, आ जाएगी, झुन्नू भैया ने भरोसा देते हुए कहा।
उनके ऐसा कहते ही साथ खड़े कारिंदे को हंसी आ गई। हंसने का क्या बात है जी इसमें, झुन्नू भैया ने नकली डपट के साथ कहा। कारिंदे ने छूटते ही कहा, कॉलेज में पढ़ती है मालिकार, मतलब बालिग है। अरे तो संजय शीश महल या विजय सिनेमा देख लो, आजकल के बच्चे सिनेमा देखने भी तो चले जाते हैं ना। आप अनुपम को बुलाइए, संजय ने थोड़ा रुखाई से कहा। कौन अनुपम? झुन्नू भैया ने इस तरह कहा जैसे वे इस नाम से भी अनजान हो। संजय ने कुछ नहीं कहा, बस झुन्नू की आंख में देखता रहा। अहो, अपने यहाँ कोई अनुपम है क्या? झुन्नू भैया ने कारिंदे से पूछा। जी मलिकार, उधर बंधनवार लगा रहे हैं। अरे वो बबलू, उसका नाम अनुपम है? हम बार बार भूल जाते हैं। हाँ, संजय का क्या काम है उससे? आप बुलाइए, काम वो खुद बताएगा, संजय ने जोश में कहा। ए छोकरा, होश में बात कर, पास ही खड़े कारिंदे ने गरज कर कहा। होश हम बाहर गेट पर ही खोकर आए हैं चचा, छेड़िए मत, नहीं तो आप ही पर छोड़ बैठेंगे पहला हाथ। संजय ने झुन्नू भैया के बेहाई का गुस्सा कारिंदे पर निकाला। कारिंदा अभी जोश में आगे बढ़ा ही था कि झुन्नू भैया ने बीच में कहा, अरे तो बुला दो बबलू को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पढ़े लिखे वाला लड़का है, अध्यक्षी लड़ना चाह रहा था, कौन जाने कौन डरा दिया है बेचारे को, दुबका रहता है, अब फिर से तैयार करना है लड़के को। अध्यक्षी ऐसे कैसे लड़ेगा? उसके पिताजी आए थे, सोनभद्र के बड़े अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता हैं। कहने लगे लड़का शुरू से बाहर रहा है, यहाँ के माहौल से परिचित नहीं है, ज़रा ध्यान रखिए। अभी बुला देते हैं, बात कर लो, लेकिन बताओ तो बात क्या है। कहकर जुन्नू भैया अपने एक कारिंदे को अनुपम को बुलाने लाने का इशारा किया। अनुपम थोड़ी ही देर में हाथों में फूलों की लड़ियां लिए हुए पहुंचा। उसे देखते ही संजय की मुट्ठियां सख्त हो गईं। उसने फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए सीधा अनुपम से ही पूछा, ज्योति कहाँ है? लालटेन में, अनुपम ने यूं बेशर्मी से कहा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसके इस जवाब से झुन्नू भैया और उनके चेले कारिंदे ठठाकर हंस पड़े। संजय अभी उसे कुछ कह पाता तभी अनुपम ही बोल पड़ा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे लगा बूझो तो जाने वाला खेल चल रहा है और मुझे जवाब देने के लिए बुलाया गया है। बड़ा सीधा बालक है। अरे बबलू, संजय की बहन का नाम है ज्योति, जानते हो? झुन्नू भैया ने आराम से पूछा। अरे तो ऐसा कहिए ना, उन्हें कौन नहीं जानता, पूरा कॉलेज जानता है, रिक्शा वाला जानता है, टेम्पो वाला जानता है, शहीद पार्क का एक एक गार्ड भी पहचानता है, मेडिकल स्टोर वाला भी जानता है, बेखटके फ्लेवर वाला मांग लेती है। अनुपम ने इस लहजे में कहा कि कारिंदों का ठहाका एक बार फिर गूंज उठा। तेरी माँ की, कहते हुए गुस्से में जैसे ही संजय उसकी ओर बढ़ा, झुन्नू भैया के एक 6 फुटे कारिंदे ने उसे रोकने की कोशिश में उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। लड़खड़ाते संजय को रफीक ने संभाला और संजय को शांत रहने का इशारा कर झुन्नू भैया से मुखातिब हुआ, भैया हमसे कोई गलती हुई हो तो सिर हाजिर है, अध्यक्षी छोटी बात है, आप कहें तो जूती में पानी पी लें आपकी, रेत पर नाक रगड़वा के माफ़ी लिखवा लें, मगर बच्ची आबरू है घर की, अंतिम बार शाम में इसी के साथ दिखी थी, इसलिए इससे पूछ रहे हैं, इसके दिल में कोई गुबार हो तो थूक ले मुंह पर, चाहे हमारे चाहे संजय के, मगर बच्ची की ओर ऐसा ना करे, उसे घर भेजे। रफीक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। तुम कौन हो भाई? झुन्नू ने जानबूझकर बेइज्जती का एहसास दिलाने के लिए कहा। रफीक समझ तो गया था मगर फिर भी चुप रहा और कहा, जी मैं रफीक, संजय का दोस्त हूँ और सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ।
हाँ तो मियाँ जी, इस तेवर में आइए ना, तब बात होगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी बहन शाम में इस लड़के के साथ दिखी थी, जबकि हमारा बबलू तो सवेरे से बंधनवार लगाने में ही लगा हुआ है। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है इसे। हम खुद सुबह से यहीं हैं। लड़का काम में व्यस्त है। आपको ज़रूर कोई धोखा हुआ होगा, जुन्नू भैया ने कहा। ज़रूर धोखा हुआ होगा, कोई दूसरा लड़का होगा मल्लिकार। वैसे भी 10 जगह तो किसी कारिंदे ने अभी इतना ही कहा था कि पीछे खड़े अनुपम ने जानबूझकर अपनी हंसी दबाई और फिर फूट कर हंस पड़ा। क्या हुआ बबुआ? लड़के परेशान हैं। इतनी गंभीर समस्या है और तुम्हें ठिठोली सूझ रही है, झुन्नू भैया ने डांटते हुए कहा। अनुपम चुप हो गया। क्या हुआ, अब कहोगे? झुन्नू भैया ने टोका। एक बात सोच के हंसी आ गई, अनुपम ने कहा। कौन सी बात? झुन्नू भैया ने पूछा। ये लोग कह रहे हैं कि लड़की हमारे पास है। अब अगर लड़की हमारे पास होती तो हम यहाँ जन्मदिन का फूल सजाते कि अपने बिस्तर का? कहते हुए अनुपम फिर ठठाकर हंस पड़ा। उसके साथ साथ झुन्नू भैया के सभी लोग ठठाकर हंस पड़े। संजय एक बार फिर दौड़कर उसकी जानिब बढ़ा, मगर अब की बार फिर झुन्नू भैया के कारिंदों ने उसे बीच में ही रोक लिया। अब की दफ़ा झुन्नू भैया बख्शने के मिजाज में नहीं थे। दोनों को दबोचकर बाहर की ओर ले जाया गया। जाते हुए ही रफ़ीक ने चिल्लाकर अनुपम को आवाज़ दी। अच्छी जगह आ गए हो बेटा, एकदम मुफीद जगह। झुन्नू भैया के पजामे में ही रहना। झुन्नू भैया, इसको अपने नाड़े से लपेट कर रखिए। नाड़ा खुला तो अपने हाथ से जबा करेंगे तुमको, अल्लाह कसम। कारिंदों की गालियां, संजय की चिल्लाहट और मौजूद लोगों के कहकहे तब तक एक दूसरे से टकराते रहे जब तक दोनों को बाहर धकेल कर बड़े गेट में सांकल लगने की आवाज़ ना आ गई। काश ये शब्द किसी शब्दकोश का ही नहीं बल्कि जीवन का भी सबसे उदास शब्द है। ये महज संतरास और अफसोस ही नहीं बढ़ाता बल्कि ना उठा पाए गए कदमों के लिए धिक्कारता भी जाता है। ये हर उस बात, उस पहलू पर कोसा जाता है जो ठीक किए जा सकते थे। संजय इस वक्त ढेर सारे सवालों से घिरा हुआ था। उसकी नाक के नीचे इतना कुछ चल रहा था और इसे उसकी भनक भी नहीं हुई। रफ़ीक, जिसे इसकी भनक तो थी मगर उसे ये बचपना एक दफ़े की गलती लगी। अब मगर वो हर तरह के काश से घिरा हुआ था। ये साला अब हमारे कारण हुआ है, रफ़ीक ने सिर पर हाथ रखे हुए कहा। 2 क्षण का मौन रहा, फिर मौन तोड़ते हुए संजय की ही आवाज़ आई। तुमको कब से पता था मियाँ? अभी कुछ दिन पहले से। हमें बताए क्यों नहीं? भाई, बताने के लिहाज से बात बहुत छोटी लगी थी। बचपन से निगाहबानी रही उस पर, बच्ची जैसा देखे समझे हमेशा। हमें लगा समझा दिए, समझ गई। हमें क्यों नहीं बताए? संजय ने फिर वही सवाल दोहराया। लगा तुम नाहक परेशान होगे। अब नहीं हो रहे परेशान। साला ये नेतागिरी के चक्कर में घर परिवार सब भुलाए बैठे थे, उसी का खामियाजा है ये। कहते हुए संजय फूट पड़ा। रफ़ीक बहरहाल सिर नीचे किए हुए चुप ही रहा। संजय अभी कुछ और कह पाता उससे पहले ही उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा कि घर से फ़ोन है। उसने खुद को संयत करते हुए फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उसके पिता वकील साहब का था। फ़ोन उसने स्पीकर पर ही रखते हुए कहा, प्रणाम, हम आपको फ़ोन करने ही वाले थे। संजय ने वकील साहब के कुछ कहने से पहले ही कहा। वकील साहब को संजय की सफाई नहीं सुननी थी। उनका मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर था। उन्होंने संजय की बात का जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया। छोटके चचा गांव से आए हैं, कह रहे हैं कि ज्योति अभी तक घर नहीं पहुंची। वही बताने के लिए तो फ़ोन कर रहे थे रे। कोचिंग में ही दांत लग गया उसको। उसके मास्टर का फ़ोन आया था, जिला हॉस्पिटल ले गए थे, पानी चढ़वा दिए हैं, अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर बनारस रेफ़र कर दिए हैं।
सो वहीं लेके जा रहे हैं। कोचिंग कब से करने लगी वो? वकील साहब ने माकूल सवाल किया। अभी इसी हफ्ते लगवाए थे, गढ़वार रोड में। संजय ने जैसे तैसे बात संभाली। दांत कैसे लग गया उसको? वकील साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। अब हम कैसे बताएं कि कैसे लग गया? अकेले बारात भर का काम कराएंगे आप लोग, फिर ऊपर से ग्रेजुएट भी करना है कि शादी में दिक्कत नहीं हो तो दांत जीभ सब लग जाएगा ना। संजय लगातार के सवालों से क्रुद्ध हो गया। वैसे भी कोई जवाब उसके पास था ही नहीं। हम कराते हैं बारात भर काम, वकील साहब तनिक उत्तेजित होकर बोले। आप कराएं चाहे सुजान चाचा कराएं, एक ही बात है, संजय ने तैश में ही कहा। तुमसे तो बात करना बेकार है, वकील साहब ने कुपित होकर कांपते हुए कहा। तो मत कीजिए बात, बनारस जा रहे हैं, 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा और सुजान चाचा से कहिएगा हम ज़्यादा दिन बनारस नहीं रह पाएंगे, इसलिए 2-3 दिन बाद चाची को लेकर बनारस आएं। हम पहुंच के हॉस्पिटल का पता बताते हैं। हाँ हाँ, तुम क्यों रहोगे बनारस? घर परिवार देखने के लिए बाप नाम का बैल है ना घर पे। वकील साहब ने आधी ही बात की थी कि संजय ने फ़ोन काट दिया। उसने दरअसल वकील साहब से इस लहजे में बात इसलिए भी की थी कि उन्हें संजय के झूठ पर विश्वास हो जाए, या फिर कम से कम झल्लाहट की वजह से ही सवाल कम हो। उसने ये कहकर थोड़ा वक्त ले लिया था, हालांकि ये भी उसे भी पता था कि ये झूठ रात तक ही सच की जगह लेगा। लेकिन अगर कल भी ज्योति नहीं मिली तो उसके लिए अपने घर वालों से बात छुपानी इसलिए भी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि झुन्नू भैया की ओर से इसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रात होटलों, सरायों, धर्मशालाओं और लॉजों की खाक छानते बीत गई। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल खंगाल दिए गए। ऑटो, बस और टैक्सी स्टैंडों पर सतर्कता से पूछताछ की गई। नतीजा शून्य निकलना था। नतीजा शून्य ही निकला। नतीजा यूं भी रात भर नहीं निकलना था क्योंकि उसके लिए सुबह का वक्त चुना गया था। सुबह के 4 बजिया ट्रेन से जब अपनी चीर परिचित आवाज़ दी तो पता चला कि रात बीत चुकी है और भोर का पहला पहर शुरू हो गया है। आसमान काले से जामुनी होने लगा। संजय के दिल में अनजानी हुक बैठ गई। इसे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कभी काली ये रात थी, इसे ऐसे ही रहना था। आने वाली सुबह उसके लिए इससे भी ज़्यादा अंधकारमय होगी। उसे लगा कि काश सुबह ना हो, मगर विधि का विधान ईश्वर के टाले नहीं टलता। फिर इंसान ही क्या। वह अपने ठेहुने पर हाथ रखकर बैठने को ही हुआ था कि रफ़ीक का फ़ोन बज उठा। दूसरी ओर बिरजू था। फ़ोन उठाते ही बिरजू की वहशत भरी आवाज़ आई, भैया स्टेशन आइए जल्दी। स्टेशन का नाम सुनकर रफ़ीक के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके कान सुन हो गए। उसने फिर भी खुद को काबू रखते हुए बस इतना पूछा, सब ठीक है? कुछ मत पूछिए, नेता भैया को लेकर जल्दी स्टेशन में घुसिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2। बिरजू की वहशत भरी आवाज़ और स्टेशन पर बुलाया जाना रफ़ीक को सर्द कर गया। स्टेशन को लेकर, पटरियों को लेकर जो पहले बुरे ख्याल आते हैं वे उसके मन में भी आए, मगर खुद को जब्त करते हुए उसने संजय से कहा, स्टेशन चलो। क्या हुआ? संजय भी डर गया था। कुछ हुआ तो है, चलो, रफ़ीक ने कहा और गाड़ी स्टेशन की ओर दौड़ा दी। थोड़ी ही देर में दोनों स्टेशन में प्रवेश कर चुके थे। प्लेटफॉर्म नंबर 2, जिस पर 4 बजिया ट्रेन लगी हुई थी। ठीक समय पर रोज़ खुलने वाली ये ट्रेन जब वॉशिंग गार्ड से धुलकर आई तो लोग बोगियों में चढ़ने लगे। एक बोगी के पास असामान्य सी भीड़ देखकर रफ़ीक रुकने ही वाला था कि बिरजू उसे दिख गया। बिरजू ने होठों पर उंगलियां रखकर चुप का इशारा किया और रफ़ीक को ट्रेन के भीतर इशारे से कुछ दिखाया। इशारे की ओर देखते ही रफ़ीक और संजय की दोनों की नसों में सिहरन दौड़ गई। अनारक्षित श्रेणी की उस बोगी की लकड़ी की एक सीट पर ज्योति उल्टी पड़ी हुई थी।
उसके कमर और पांव तो सीट पर टिके थे, मगर सिर बालों सहित नीचे झूल रहा था। उसके अंतवस्त्र का कुछ भाग भी नुमाया था, जो भीड़ के जमा होने का मुख्य कारण भी था। उसके मुंह से झाग जैसा कुछ निकल रहा था। संजय ये स्थिति देखकर जड़ हो गया। रफीक अभी उसे संभालता, तभी बिरजू ने रफीक से कहा, भैया, छुटकी जिंदा है, बस बेहोश है। या तो जहर खुरानी है या फिर बहुत नशे में है। हम संभाल लेते, लेकिन रेलवे पुलिस आ गई है। अकेले के बस का नहीं था मेरे। बिरजू को बस इतना ही कहने की जरूरत थी। आगे वे कुछ कह पाता इससे पहले ही रफीक रास्ता बनाता हुआ बोगी के भीतर चढ़ने लगा। हटिए हटिए, चढ़ने दीजिए। अरे दूसरा बोगी देखिए भाई, कहते हुए रफीक बोगी में सवार हुआ और ज्योति के बगल में जाकर बैठते हुए संजय को आवाज दी। संजय आवाज सुनकर भीतर जैसे ही घुसा, रफीक उस पर बरस पड़ा। भोसड़ी वाले, कहे थे ना तुमको कि बीमार है, छोड़ के मत जाना। देखो फिर दौरा आया। कहाँ मराने गए थे? संजय की समझ में कुछ नहीं आया। बात फिर बिरजू ने ही संभाली। भैया, सफ़र लंबा है तो गुटखा लाने चले गए थे। गुटखा का बत्ती बना के डाले तो साले पानी लाने गए, तो ये लोग अकेली बीमार लड़की को छोड़कर गुटखा खाने उतर गए। रफीक ने ज्योति को अपने कंधे पर लिटाते हुए उससे अपना शॉल उड़ा दिया और रिपोर्ट लिख रहे रेलवे पुलिस के स्टाफ की तरफ देखने लगा। भीड़ छटकर अपनी अपनी सीट तलाशने लगी। ये आपके साथ हैं? रेलवे पुलिस ने कहा। जी, मिर्गी का दौरा आ जाता है इसे। बनारस लेके जा रहे हैं। ज़रा पानी भरने गए, तब तक आप लोगों का मजमा बना दिया। रफीक ने बिगड़ते हुए कहा। लेकिन मुझे तो ये नशे का केस लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं क्या? हम कह रहे हैं कि बीमारी हमारी बहन की है, मिर्गी की मरीज है। आप अलग ग्रंथ बचा रहे हैं, बिरजू ने कहा। देखो बाबू, दिन में 13 केस हम यही देखते हैं, सो ज़रा होश में बात करो, रेलवे पुलिस ने कहा। दरोगा जी, ट्रेन का टाइम हो गया है, मरीज को जाने दीजिए। आइए नीचे, हम और आप होश की बात करते हैं। कहते हुए रफीक उठ खड़ा हुआ और खड़ा होते होते भी उसने संजय को ताकीद दी। नेता, बच्ची को हवा ना लगे, उलट कर बैठो। अस्पताल पहुंचकर हमें फ़ोन करो। हम ज़रा दरोगा जी से बात कर लें। कहते हुए रफीक दरोगा सहित गाड़ी से नीचे उतर आया। उसने थोड़ी दूर ले जाकर दरोगा को कुछ पैसे दिए। दरोगा ने बदले में सादे कागज़ पर लिखी रिपोर्ट फाड़ दी, जो वैसे भी किसी काम की नहीं थी, और साथ ही साथ ज्योति का हैंडबैग उसे दे दिया। ट्रेन एक लंबी सीटी के साथ बनारस की ओर चल पड़ी। रफीक स्टेशन पर खड़ा धुएं का गुबार देखता रहा। शान और सांस दोनों की कीमत लगी थी, और हुआ ये कि शान का पलड़ा भारी था। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पार हो जाने पर रफीक को अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ। उसने हड़बड़ी में पहले इज्जत बचाने को प्राथमिकता दी और ये भी न सोचा कि ज्योति की हालत कितनी नाजुक है, या हो सकता है उसे वहीं इलाज की ज़रूरत हो। इतना सोचते सोचते ही उसने घबराहट में फ़ोन निकाला और फ़ोन लगाने लगा। फ़ोन 2 घंटे के बाद उठ ही गया। रफ़ीक ने फ़ोन को स्पीकर पर डालते हुए कहा, हेलो कादिर मियाँ, रफ़ीक बोल रहे हैं। रफ़ीक भाई, सलाम वालेकुम, कादिर की आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं अभी? चट्टी पर, मिसवाक रगड़ रहे हैं, भोर में और कहाँ रहेंगे। अच्छा सुनिए, एक ज़रूरी काम है, हुक्म कीजिए रफ़ीक भाई। 4 बजिया ट्रेन अभी आपके चट्टी से गुजरेगी। हाँ, अभी 10 मिनट लगेगा। किसी को ट्रेन पकड़वाना है? नहीं, ट्रेन रुकवाना है आपकी चट्टी पर। रुक जाएगी रफ़ीक भाई, और हुक्म कीजिए, कादिर ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। मामला गंभीर है कादिर भाई, गाड़ी रोकनी ही होगी, रफ़ीक ने फिर जोर देकर कहा। रुक जाएगी रफ़ीक भाई, रुक जाएगी, हाथ दे देंगे, रुक जाएगी, कादिर ने कहा। क्या? रफ़ीक को लगा कि कादिर अब भी गंभीर नहीं हुआ। कहे रफ़ीक भाई,
कि हाथ दे देंगे तो रोक देता है सब, और नहीं तो पटरी पर मवेशी खोल देंगे रोक देगा सब। कादिर ने बड़े आराम से दातून करते हुए कहा। जैसे ही उसको रोकिए ऑटो लेकर जाइएगा, इंजन से तीसरा बोगी में नेता मिलेगा, संजय नेता। उसकी बहन की तबीयत नासाज है थोड़ी, लड़की जात है इसलिए बलिया में इलाज नहीं करा सकते, चट्टी पर के यूनानी डॉक्टर साहब को ही दिखाना है। दिक्कत ही कोई नहीं है रफ़ीक भाई, डॉक्टर साहब को भी लिए जाते हैं साथ में, वहीं मवेशी खोल देंगे पटरी पर, आप चिंता ना करें। उसकी बात से मुतमईन होकर रफ़ीक ने फ़ोन काट दिया। इधर कादिर ने, जो कि टेम्पो चालक ही था, जल्दबाजी में दातून फेंकी और चट्टी से बिल्कुल सामने ही रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। कादिर की टेम्पो वही लगी रहती थी। ट्रेन नियत समय पर आई और वाकई रुक गई। ठीक 15 मिनट बाद बाजार के बीचों बीच कारण वही जो कहा गया था। पटरी के लोहे से मवेशी बांध दिए गए थे। ड्राइवर साहब को दूर से दिखे इसलिए सफ़ेद और काले दोनों गाय बांध दी गई थीं। गाय पर ट्रेन चढ़ा दे इतनी हिम्मत ड्राइवर साहब में तो कतई नहीं थी। सो गाड़ी रुकनी थी, गाड़ी रुक गई। कादिर ने ठीक इंजन के तीसरी बोगी के सामने अपनी ऑटो लगा दी थी। रफ़ीक ने संजय को पहले ही इस बाबत जानकारी दे दी थी। कादिर की ऑटो देखते ही संजय ने दुबली पतली ज्योति को कंधे के ऊपर डाला और ट्रेन से उतर गया। रफ़ीक ने यूनानी डॉक्टर जानबूझकर चुना था। डॉक्टर उसकी जान पहचान का था और फिर किसी अस्पताल में भर्ती कराने पर वही सवाल और जवाब जिससे बचना फ़िलहाल ज़रूरी था। डॉक्टर ने अपनी डिस्पेंसरी घर के ही 2 कमरे में बना रखी थी। उसने फ़ौरन ही ज्योति को एडमिट कर ज़रूरी इलाज चालू कर दिया। संजय बाहर बरामदे में ही बुत सा बैठा था। बिरजू बहरहाल दवाओं के लिए दौड़ता रहा और रफ़ीक से फ़ोन पर ही बात करता रहा। 3-4 स्टेशनों की ही दूरी थी, सो रफ़ीक भी अगले घंटे में अस्पताल पहुंच गया था। ये संयोग की ही बात है कि रफ़ीक के पहुंचते पहुंचते ही डॉक्टर भी बाहर आए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक? रफ़ीक ने संजय को अनदेखा करते हुए सीधे डॉक्टर से पूछा। हाँ, डॉक्टर ने भी बिना लाग लपट के जवाब दिया। रफ़ीक ने अब जाकर संजय को झकझोरा और फिर संजय की तसल्ली के लिए डॉक्टर से फिर पूछा, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? घबराने की तो नहीं, मगर बताने की बात ज़रूर है रफ़ीक भाई, बताइए। बेफ़िक्र हो सकता हूँ, डॉक्टर ने अपना डर जताते हुए कहा। कहिए, ये लड़की कौन है रफ़ीक भाई? कौन है मतलब? बहन है हमारी, रफ़ीक ने सवाल से आक्रोशित होकर कहा। पक्का ना? डॉक्टर ने सहमते हुए ही पूछा। बात क्या है डॉक्टर साहब, खुलासा कीजिए, रफ़ीक ने कहा। ये पुलिस केस है, जाहिर है, और हमें पुलिस में नहीं जाना इसलिए तो यहाँ। रफ़ीक ने अभी आधा ही कहा था कि डॉक्टर ने टोक दिया। आप समझ नहीं रहे, इनके साथ जिस्मानी। क्या? संजय ने बीच में टोकते हुए ही आश्चर्य से पूछा। मतलब? अब की रफ़ीक के मुंह से आवाज़ निकली। मतलब इनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाए गए हैं। ठीक से कुछ कहना मुश्किल है कि ज़्यादती ही है या अपनी मर्ज़ी से। डॉक्टर के इतना कहते ही रफ़ीक ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। बहन है हमारी, होश में रहकर बात कीजिए डॉक्टर साहब, नहीं तो हम होश खो बैठेंगे। संजय ने डॉक्टर की गिरेबान झंझोड़ दी। बात तो सुनिए, जिस्म पर जातियों के निशान नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि या तो अपनी मर्ज़ी के ताल्लुक़ हैं या फिर नशा देने के बाद, मगर दोनों ही स्थिति में ये तय है कि जिस्मानी संबंध बने हैं। ये पुलिस केस है। पुलिस केस था डॉक्टर साहब, अब नहीं है। हमें कोई केस नहीं करना। ये बात बताएं, कब होश में आएगी? संजय ने खुद को संभालते हुए कहा। शाम तक, मगर कमज़ोरी रहेगी। ठीक है, शाम तक की फ़ीस बता दीजिए, संजय ने डॉक्टर से कहा। कहा ना कि शाम तक कमज़ोरी रहेगी, आप कल ले जाएं तो ठीक रहेगा। आज ही जाएगी। बिरजू, बलिया तक के लिए गाड़ी ठीक करो, शाम को होश आए
या बेहोश रहे, बल्लियाँ लेकर निकल जाएंगे। संजय ने रफीक की उपेक्षा करते हुए बिरजू से कहा, नेता बात समझो, इस तरह बलिया जाएगी तो? रफीक ने फिर भी कहा, जिस तरह जाए आज ही जाएगी, और कृपा करके हर चीज में टांग मत घुसाओ। संजय ने तल्ख होकर कहा। रफीक ने आगे बात बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी। डॉक्टर मामले की गंभीरता जानकर चुप हो गया और वहां से हट भी गया। बिरजू गाड़ी की तलाश में शहर की ओर निकल गया। रफीक बाहर बने लॉन में टहलता रहा। उसे संजय का इस तरह बोलना बुरा लगा था, मगर वह ये सोचकर कि संजय अभी समझ सकने की स्थिति में नहीं है, अपने मन को सांत्वना दे रहा था। वह अभी इस उधेड़ बुन से किसी नतीजे पर पहुंचता कि तभी तक उसने महसूस किया कि लॉन में ठीक उसके पीछे संजय भी खड़ा है। वह पीछे मुड़ा और अभी कुछ कह ही पाता उससे पहले संजय ने ही कहा, तुम धोखा दिए हो मियाँ। अचानक से निकले संजय के ये शब्द रफीक को अवाक कर गए। वह कुछ क्षण तो खामोश रहा, मगर फिर हिम्मत जुटाकर बोला, हम जानते हैं कि हमको तुमको बताना चाहिए था, लेकिन बच्ची जैसी थी भाई। हमेशा लगा कि इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है इसको। हम ही डांट देंगे, तुम तक बात ही नहीं जाएगी। तुम सह दिए एक बार और ये सहकती चली गई हर बार। तुमको देख के आगे बढ़ती रही, ये सब सही है। संजय ने रफीक की आंखों में अपनी पथराई आंखें जमाए हुए कहा, खुदा के लिए ऐसा इल्ज़ाम मत दो भाई। हमको ऐसे अंजाम का अंदेशा होता तो। रफीक ने अभी बात भी पूरी नहीं की थी कि बिरजू ने आकर रफीक के कान में कुछ कहा। इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है रफीक। घर की इज्जत कब घर से बाहर आई हम जान ही नहीं पाए। तुम जान रहे थे, बढ़ावा देते रहे। हम नेतागिरी में ऐसे उलझे कि आँख ही फेर घर परिवार से रहे। संजय और भी जाने क्या क्या कहा, मगर रफीक ने बस सुना रफीक, उसका नाम, जो दोनों दोस्तों के बीच न जाने कब से गायब था। रफीक, मियाँ नहीं, रफीक। मतलब बात बिगड़ चुकी थी। रफीक समझ रहा था कि फिर भी उसने कोशिश की और कहा, नेता हमारी बात सुनो। संजय ने रफीक के बोलते ही उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और थोड़े दृढ़ आवाज में ही कहा, नहीं, अब की हमारी बात सुनो और माफ़ करो भाई, इतने पर भी माफ़ कर दो। भाड़ में गई नेतागिरी, हमको थोड़े दिन अकेले छोड़ दो, देखें क्या कुछ हो पाता है। कहते हुए संजय बाहर चला गया। रफीक कई मिनट तक उसी जगह जड़ सा खड़ा रहा। ज्योति खतरे से बाहर थी, मगर अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। बिरजू संजय के कहने पर एक कार का इंतज़ाम किया था। गाड़ी बिरजू ने खुद चलाई। पीछे की सीट पर बीच में ज्योति को लिटाए हुए देर रात गाड़ी गाजीपुर से निकली और लगभग 2 बजे वकील साहब के दरवाजे पर लगी। संजय ने पहले ही घर का दरवाज़ा खुला रखने की ताकीद कर दी थी। दरवाजे पर पहुंचकर बिरजू ने पहले उतरकर अंगड़ाई तोड़ी। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। इसके बाद भी कार बिल्कुल दरवाजे से सटा कर लगाई गई और झटके से निमोश ज्योति को खींचकर घर में दाखिल कर लिया गया। बिरजू उसी गाड़ी से घर लौट गया। बात अब घर वालों से छुपाने के बस की नहीं थी। संजय ने घर पहुंचकर सारी बातें पिता और चाचा को बता दी। छुपाने का अब कोई फायदा नहीं था। घर में रोना पीटना मचा तो, मगर वकील साहब ने यह कहकर औरतों को चुप करा दिया कि इससे बात पड़ोसियों तक जाएगी, और पड़ोसियों तक गई शहर में बात फैलते देर न लगेगी। एक अजीब सा तनाव तो घर में छा ही गया, मगर रोने पीटने की आवाज़ बंद हो गई। दरवाज़ा बंद कर लिया गया और ये मान लिया गया कि इस घर के भीतर आ गई। जो तथाकथित इज्जत ज्योति को रात के अंधेरे में घर के भीतर लाकर बचा ली गई, वह सुबह होते ही वीडियो के जरिए लोगों की जेबों तक पहुंच ही गई।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड्स के लिए सुनते रहिए मेरे चैनल पे ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा, बागी बलिया की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी नए एपिसोड्स के साथ।